नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है माइंड ब्लोइंग हिंदी चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज में भाग 2 पाठ 11 बाल गोविंद भगत। इसे लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने। बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया। इस कारण बेनीपुरी जी का आरंभिक जीवन अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े, इसलिए कई बार जेल गए। 1968 में इनका देहावसान हो गया। बाल गोविंद भगत एक ऐसे व्यक्ति की दास्तान है जो ग्रस्त होते हुए भी एक उच्च कोटि के सन्यासी हैं। गीता के कर्मयोग को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण है एक साधारण किसान बाल गोविंद भगत। और उन्हीं बाल गोविंद भगत के विषय में हम आज पढ़ेंगे। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के होने के कारण उनके बाल पक गए थे। कमर में एक लंगोटी और सिर पर कबीर पंथियों सी कनफटी टोपी। जाड़े में काली कमली ओढ़ लेते, मस्तक पर रामानंदी चंदन लगाते और गले में तुलसी की माला पहनते। बाल गोविंद भगत साधु भी थे और गृहस्थ भी। उनका एक बेटा, बहू और साथ में खेतीबाड़ी भी थी। पूरा परिवार उनका था, परंतु फिर भी वह परिवार के साथ रहकर भी साधु जैसा व्यवहार करते थे। कबीर को वह अपना साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाया करते थे और उन्हीं की शिक्षाओं पर वे चला करते थे। वे कभी झूठ न बोलते और खरा व्यवहार रखते। वे बिना पूछे किसी की चीज़ व्यवहार में नहीं लाते। यहाँ तक कि वे दूसरे के खेत में शौच तक न करते। जो कुछ खेत में पैदा होता उसे अपने घर से 4 कोस दूर एक कबीरपंथी मठ में अपने साहब के दरबार में भेंट देने के लिए ले जाते। जो कुछ प्रसाद रूप में बचता उसी से गुजारा करते। लेखक उनके मधुर गान पर मुग्ध थे। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। इस तरह से वे बहुत ही मधुर स्वर में गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम फुहार के बीच समूचा गांव धान की रोपाई कर रहा है। ऐसे समय में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। बाल गोविंद भगत खेत में मिट्टी में लिथड़े रोपाई करते हुए अपने मधुर कंठ से संगीत में शब्दों को कुछ स्वर की ओर और कुछ लोगों की ओर भेज रहे हैं। बच्चे, औरतें, हलवाहे सभी झूमते हुए एक विशेष क्रम में अपना काम करते हुए तन्मय हो जाते हैं। यह है उनके अलौकिक संगीत का जादू, अर्थात जब वे गाते थे तो सभी आनंदित होते थे। भादों की बादलों भरी अर्धरात्रि में वर्षा थम चुकी है। भगत की खंजड़ी बज रही है और वे गा रहे हैं कि बारिश तो रुक चुकी है भादों की आधी रात में, परंतु भगत गाना शुरू कर चुके हैं, अर्थात उनकी खंजड़ी बज रही है। गोदी में पियवा चमक उठे सखियां, चिहक उठे ना। पिया गोद में ही है, परंतु वह समझती है कि वह अकेली है। उनका यह गीत अकस्मात चौंक उठने वाली बिजली की तरह चौंका देता है, क्योंकि सारा संसार सोया है परंतु भगत का संगीत जाग रहा है। अर्थात भगत इतनी रात में, आधी रात में, भादों की रात में, जब वर्षा थम चुकी है, सभी लोग सो रहे हैं, परंतु भगत अपना गीत गा रहे हैं। तो इस तरह से लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिस तरह से बिजली चमकती है रात में। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, अर्थात वह लोगों को रात में भी आश्चर्यचकित कर देते हैं अपने भजन गाने के शौक के द्वारा। कार्तिक आते ही बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। अर्थात जब कार्तिक का महीना आता है वह गाने लगते हैं जो फागुन तक चलती हैं। वह सुबह ही नदी स्नान से लौटकर खंजड़ी बजाते हुए अपने गाने टेरने लगते। एक बार माँ की कपकपाती वाली भोर में लेखक उनकी प्रभाती सुनने पोखरे पर पहुंच गया। कमली ओढ़े भगत गाने में सुरूर में मस्त थे। लेखक जाड़े में कांप रहा था, परंतु भगत के मस्तक पर श्रमबिंदु चमक रहे थे। ये था हमारा आज का पाठ। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।